सादत हसन मंटो की कहानी। नया साल। कैलेंडर का आखिरी पता जिस पर मोटे हरूफ में 31 दिसंबर छपा हुआ था, एक लम्हे के अंदर उसकी पतली उंगलियों की गिरफ्त में था। अब कैलेंडर एक टुंड मुंड दरख्त सा नजर आने लगा, जिसकी टहनियों पर से सारे पत्ते खिजा की फूकों ने उड़ा दिए हों। दीवार पर आवेजा क्लॉक टिक टिक कर रहा था। कैलेंडर का आखिरी पता, जो 1.5 मुरब्बा इंच कागज का एक टुकड़ा था, उसकी पतली उंगलियों में यूं कांप रहा था गोया सजाए मौत का कैदी फांसी के सामने खड़ा है। क्लॉक ने 12 बजाए। पहली ज़रब पर उंगलियां मुतहर्रिक हुईं और आखिरी ज़रब पर कागज का वो टुकड़ा एक नन्ही सी गोली बना दिया गया। उंगलियों ने यह काम बड़ी बेरहमी से किया, और जिस शख्स की ये उंगलियां थीं, और भी ज्यादा बेरहमी से उस गोली को निगल गया। उसके लबों पर एक तेजाबी मुस्कुराहट पैदा हुई और उसने खाली कैलेंडर की तरफ फातिहाना नजरों से देखा और कहा, मैं तुम्हें खा गया हूं, बगैर चबाए निगल गया हूं। उसके बाद एक ऐसे कहकहे का शोर बुलंद हुआ जिसमें उन तोपों की गूंज दब गई जो नए साल के आगाज पर कहीं दूर दागी जा रही थी। जब तक उन तोपों का शोर जारी रहा, उसके सूखे हुए हल्क से कहकहे आतिशी लावे की तरह निकलते रहे। वो बेहद खुश था, बेहद खुश। यही वजह थी कि उस पर दीवानगी का आलम तारी था। उसकी मुसर्रत आखिरी दर्जे पर पहुंची हुई थी। वो सारे का सारा हंस रहा था, मगर उसकी आंखें रो रही थीं। और जब उसकी आंखें हंसतीं तो आप उसके सुकड़े लबों को देखकर यही समझते कि उसकी रूह किसी निहायत ही सख्त अजाब में से गुजर रही है। बार बार वो नारा बुलंद करता, मैं तुम्हें खा गया हूं, बगैर चबाए निगल गया हूं, एक एक करके 366 दिनों को, लीप दिन समेत। खाली कैलेंडर उसके इस अजीबो गरीब दावे की तस्दीक कर रहा था। आज से ठीक 4 बरस पहले, जब वो अपने कांधों पर मुसीबतों का पहाड़ उठाकर अपनी रोटी आप कमाने के लिए मैदान में निकला, तो कितने आदमियों ने उसका मजाका उड़ाया था। कितने लोग उसकी हिम्मत पर जेरे लब हंसते थे। मगर उसने इन बातों की कोई परवाह न की थी, और उसे अब भी किसी की क्या परवाह थी। उसको सिर्फ अपने आप से गरज थी और बस। दूसरों की जन्नत पर वो हमेशा अपनी दोजख को तरजीह देता रहा था, और अब भी उसी चीज पर पाबंद था। वो इन दिनों गधों की सी मशक्कत कर रहा था, कुत्तों से बढ़कर जलील जिंदगी बसर कर रहा था, मगर ये चीजें उसके रास्ते में हाइल न होती थीं। कई बार उसे हाथ फैलाना पड़ता। उसने हाथ फैलाया, लेकिन एक शान के साथ। वो कहा करता था, ये सब भिखारी जो सड़कों पर झोलियां फैलाए और किशकोल बढ़ाए फिरते रहते हैं, गोली मार कर उड़ा देने चाहिए। भीख लेकर ये जलील कुत्ते शुक्रगुजार नजर आते हैं, हालांकि इन्हें शुक्रिया गालियों से अदा करना चाहिए। जो भीख मांगते हैं वो इतने लानती नहीं जितने कि ये लोग जो देते हैं, दान पुण्य के तौर पर। जन्नत में एक ठंडी कोठरी बुक कराने वाले सौदागर। उसको कई मर्तबा रुपए पैसे की इमदाद हासिल करने की खातिर शहर के धनवानों के पास जाना पड़ा। उसने उन दौलतमंदों से इमदाद हासिल की, उनकी कमजोरियां उन्हीं के पास बेचकर। और उसने ये सौदा कभी अनाड़ी दुकानदार की तरह नहीं किया। आप शहर की सेहत के मुहाफिज मुकर्रर कर दिए गए हैं, लेकिन दर हकीकत आप बीमारियां फराहम कराने के ठेकेदार हैं। हुकूमत की किताबों में आपके नाम के साथ हेल्थ ऑफिसर लिखा जाता है, मगर मेरी किताब में आपका नाम अमराज फरोशों की फहरिस्त में दर्ज है। परसों मार्केट में आपने संगतरों के 200 टोकरे पास करके भिजवाए, जो तिब्बी उसूल के मुताबिक सेहत आम्मा के लिए सख्त मुजिर थे। 10 रोज पहले आपने करीबन 2000 कीलों पर अपनी आंखें बंद कर लीं, जिनमें से हर एक हैजे की पुड़िया थी। और आज आपने उस बोसीदा और गलीज इमारत को बचा लिया जहां बीमारियां परवरिश पाती हैं, और उसे आमतौर पर आगे कहने की जरूरत ही न पेश आती थी, इसलिए कि उसका सौदा बहुत कम गुफ्तगू ही से तय हो जाता था। वो एक सस्ते और बाजारी किस्म के अखबार का एडिटर था, जिसकी इशाअत 200 से ज्यादा न थी। दरअसल वो इशाअत का कायल ही न था। वो कहा करता था, जो लोग अखबार पढ़ते हैं बेवकूफ़ हैं, और जो लोग अखबार पढ़कर उसमें लिखी बातों पर यकीन करते हैं सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। जिन लोगों की अपनी ज़िंदगी हंगामे से पुर हो, उनको इन छपे हुए चीथड़ों से क्या मतलब। वो अखबार इसलिए नहीं निकालता था कि उसे मज़ामीन लिखने का शौक़ था।
یا وہ اخبار کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ 1-2 گھنٹے کی مصروفیات کے سوا جو اس کے اخبار کی اشاعت کے لیے ضروری تھیں، وہ اپنا بقیہ وقت ان خوابوں کی تعبیر دیکھنے میں گزارا کرتا تھا جو ایک زمانے سے اس کے ذہن میں موجود تھے۔ وہ اپنے لیے ایک ایسا مقام بنانا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی نہ چھیڑ سکے، جہاں وہ اطمینان حاصل کر سکے، خواہ وہ 2 سیکنڈ ہی کا کیوں نہ ہو۔ جنگ کے میدان میں فتح برلب گور ہی نصیب ہو، مگر ہو ضرور، اور اگر شکست ہو جائے، پٹنا پڑے، تو بھی کیا حرج ہے؟ شکست کھائیں گے لیکن فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ موت ان کی ہے جو موت سے ڈر کر جان دیں، اور جو زندہ رہنے کی کوشش میں موت سے لپٹ جائیں، زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، کم از کم اپنے لیے۔ دنیا اس کے خلاف تھی۔ جو شخص بھی اس سے ملتا تھا اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ خوش تھا۔ نفرت میں محبت سے زیادہ تیزی ہوتی ہے۔ اگر سب لوگ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں تو میں اس پہیے کے مانند ہو جاؤں جس میں اندر باہر اوپر نیچے سب جگہ تیل دیا گیا ہو۔ میں کبھی اس گاڑی کو آگے نہ دھکیل سکوں گا جسے لوگ زندگی کہتے ہیں۔ قریب قریب سب اس کے خلاف تھے، اور وہ اپنے ان مخالفین کی طرف یوں دیکھا کرتا تھا گویا وہ موٹر کے انجن میں لگے ہوئے پرزوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کبھی ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے، اور اس نے اب تک ان کو ٹھنڈا نہ ہونے دیا تھا۔ وہ اس الاؤ کو جلائے رکھتا تھا جس پر وہ ہاتھ تاپ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ جس روز وہ اپنے مخالفین میں کسی نئے آدمی کا اضافہ کرتا تو اپنے دل سے کہا کرتا تھا، آج میں نے الاؤ میں ایک اور سوکھی لکڑی جھونک دی ہے جو دیر تک جلتی رہے گی۔ اس کے ایک مخالف نے جلسے میں اس کے خلاف بہت زہر اگلا، اسے بہت برا بھلا کہا، حتیٰ کہ اسے ننگی گالیاں بھی دیں۔ اس کے مخالف کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ سن کر اسے نیند نہ آئے گی، مگر اس کے برعکس وہ تو اس روز معمول کے خلاف بہت آرام سے سویا، اور اسے خود ساری رات آنکھوں میں کاٹنا پڑی۔ شب بھر اس کا ضمیر اسے ستاتا رہا، حتیٰ کہ صبح اٹھ کر وہ اس کے پاس آیا اور بہت بڑے ندامت بھرے لہجے میں اس سے معذرت طلب کی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے آپ جیسے بلند اخلاق انسان کو برا بھلا کہا، گالیاں دی۔ دراصل میں نے یہ سب کچھ بہت جلد بازی میں کیا، سوچے سمجھے بغیر۔ مجھے اکسایا گیا تھا۔ میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے۔ مجھ سے سخت غلطی ہوئی۔ بلند اخلاق، اسے اس لفظ اخلاق سے بہت چڑ تھی۔ اخلاق رخ انسانیت کا غازہ، اخلاق اخلاق اخلاق، یعنی یہ نہ کرو وہ نہ کرو کی بے معنی گردان، انسان کی آزادانہ سرگرمیوں پر بٹھایا ہوا سینسر۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کے کمزور دل مخالف نے جھوٹ بولا، مگر نہ معلوم اس کے دل میں غصہ کیوں نہ پیدا ہوا۔ بخلاف اس کے اسے ایسا محسوس ہوا کہ جو شخص اس کے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا ہے اس کی کوئی نہایت ہی عزیز شے فنا ہو گئی ہے۔ وہ غایت درجہ بے رحم تصور کیا جاتا تھا، اور اصل میں وہ تھا بھی بے رحم۔ نرم و نازک جذبات سے اس کا سینہ بالکل پاک تھا، مگر اس پتھر پر سے کوئی چیز رینگتی ہوئی نظر آئی۔ اسے اس شخص پر رحم آنے لگا۔ آج تم روحانی طور پر مر گئے ہو، اور مجھے تمہاری اس موت پر افسوس ہے۔ یہ سن کر اس کے مخالف کو پھر گالیاں دینا پڑیں، مگر اس کے کانوں تک کوئی آواز نہ پہنچ سکی۔ مدت ہوئی وہ اس کو کسی دور دراز قبرستان میں دفن کر چکا تھا۔ 4 برس سے وہ اسی طرح جی رہا تھا، زبردستی، دنیا کی مرضی کے خلاف۔ بہت سی قوتیں اس کو پسپا کر دینے پر تلی رہتی تھیں، مگر وہ اپنے وجود کا ایک ذرہ بھی جنگ کے بغیر ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جنگ جنگ جنگ، ہر مخالف قوت کے خلاف جنگ، رحم و ترحم سے نہ آشنائی، عشق و محبت سے پرہیز، امید، خوف اور استقبال سے بیگانگی، اور پھر جو ہو سو ہو۔ 4 برس سے وہ زمانے کی تند و تیز ہوا میں ایک تناور اور مضبوط درخت کی طرح کھڑا تھا۔ موسموں کے تغیر و تبدل نے ممکن ہے اس کے جسم پر اثر کیا ہو، مگر اس کی روح پر ابھی تک کوئی چیز اثر انداز نہ ہو سکی تھی۔ وہ ابھی تک ویسی ہی تھی جیسی کہ آج سے 4 برس پہلے تھی، فولاد کی طرح سخت۔ یہ سختی قدرت کی طرف سے عطا نہیں کی گئی تھی، بلکہ خود اس نے پیدا کی تھی۔ وہ کہتا تھا، نرم و نازک روح کو اپنے سینے میں دبا کر تم زمانے کی پتھریلی زمین پر نہیں چل سکو گے۔ جو پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹنا چاہے اسے پاگل خانے میں بند کر دینا چاہیے۔ شاعرانہ خیالات کو اس نے اپنے دماغ میں کبھی داخل نہ ہونے دیا تھا، اور اگر کبھی کبھار غیر ارادی طور پر وہ اس کے دماغ میں پیدا ہو جاتے تھے
तो वो उन हरामी बच्चों का फौरन गला घोंट दिया करता था। वो कहा करता था, मैं उन बच्चों का बाप नहीं बनना चाहता जो मेरे कांधों का बोझ बन जाए। उसने अपने साजे हयात से सारी तरबें उतार दी थीं। उसने उसमें से वो तमाम तार नोच कर बाहर निकाल दिए थे जिनमें से नरमो नाजुक सुर निकलते हैं। जिंदगी का सिर्फ एक राग है और वो रजस है, जो आगे बढ़ने, हमला करने, मरने और मारने का जज्बा पैदा करता है। उसके सिवा बाकी तमाम रागनियां फजूल हैं जो आज़ा पर थकावट तारी करती हैं। उसका दिल शबाब के बावजूद इश्क व मोहब्बत से खाली था। उसकी नज़रों के सामने से हजार हा खूबसूरत लड़कियां और औरतें गुजर चुकी थीं, मगर उनमें से किसी एक ने भी उसके दिल पर असर न किया था। वो कहा करता था, इस पत्थर में इश्क की जोंक नहीं लग सकती। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला, खजूर के उस दरख्त की मानिंद जो किसी तपते हुए रेगिस्तान में तन्हा खड़ा हो। मगर वो उस तन्हाई से कभी न घबराया था। दरअसल वो कभी तन्हा रहता ही न था। जब मैं काम में मशगूल होता हूँ तो वही मेरा साथी होता है, और जब मैं उससे फारिग हो जाता हूँ तो मेरे दूसरे ख्यालात व अफकार मेरे गिरदो पेश जमा हो जाते हैं। मैं हमेशा अपने दोस्तों के जमघटे में रहता हूँ। वो अपने दिन यूं बसर करता था जैसे आम खा रहा है। शाम को जब वो बिस्तर पर दराज होता था तो ऐसा महसूस किया करता था कि उसने दिन को चूसी हुई गुठली के मानिंद फेंक दिया है। अगर आप उसके कमरे की एक दीवार होते तो कई बार आपके साथ ये अल्फाज टकराते जो कभी कभी सोते वक्त उसकी जबान से निकला करते थे। आज का दिन कितना खट्टा था। इस बरस के टोकरे में अगर बकाया दिन भी इसी किस्म के हुए तो मज़ा आ जाएगा। और रातें, ख्वाह तारीख हों या मुनव्वर, उसकी नज़र में दाश्ताएं थीं जिनको वो रोज़ तुलुए आफताब के साथ ही भूल जाता था। 4 बरस से वो इसी तरह जिंदगी बसर कर रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वो एक ऊंचे चबूतरे पर बैठा है, हाथ में हथौड़ा लिए। जमाने का आहनी फीता उसके सामने से गुजर रहा है और वो उस फीते पर हथौड़े की जरबों से अपना ठप्पा लगाए जा रहा है। एक दिन जब गुजरने लगता है तो वो फीते को थोड़ी देर के लिए थाम लेता है और फिर उसे छोड़कर कहता है, अब जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह इस्तेमाल कर चुका हूं। बाज़ लोगों को अफसोस हुआ करता है कि हमने फलां काम फलां वक्त पर क्यों नहीं किया, और ये पछतावा वो देर तक महसूस किया करते हैं। मगर उसे आज तक इस किस्म का अफसोस या रंज नहीं हुआ। जो वक्त सोचने में ज़ाय होता है वो उससे बगैर सोचे समझे फ़ायदा उठाने की कोशिश किया करता था, ख्वाह अंजाम कार उसे नुकसान ही क्यों ना पहुंचे। अगर सोच समझकर चलने ही में फ़ायदा होता तो उन पैगंबरों और नेकुकारों की ज़िंदगी तकलीफ़ों और नाकामियों से भरी हुई हरगिज़ ना होती, जो हर काम बड़े गौर व फिक्र से किया करते थे। अगर सोच विचार के बाद भी नुकसान हो या नाकामी का मुंह देखना पड़े तो क्या उससे ये बेहतर नहीं कि गौर व फिक्र में पड़ने के बगैर ही नतायज का सामना कर लिया जाए। उसे इन 4 बरसों में हजार हा नाकामियों का मुंह देखना पड़ा था। सिर्फ मुंह ही नहीं बल्कि उनको सर से पैर तक देखना पड़ा था। मगर वो अपने उसूल पर उसी तरह कायम था जिस तरह तुंद लहरों में ठोस चट्टान खड़ी रहती है। आज रात 12 बजे के बाद नया साल उसके सामने आ रहा था और पुराने साल को वो हजम कर गया था बगैर डकार लिए। नए साल की आमद पर वो खुश था, जिस तरह अखाड़े में कोई नामवर पहलवान अपने नए मद्दे मुकाबिल की तरफ खम ठोक कर बढ़ता है। इसी तरह वो नए साल के मुकाबले में अपने हथियारों से लेस होकर खड़ा हो गया था। अब वो बुलंद आवाज में कह रहा था, मैं तुम जैसे पहलवानों को पछाड़ चुका हूं, अब तुम्हें भी चारों शाने चित गिरा दूंगा। जी भरकर खुशी मनाने के बाद वो नए कैलेंडर की तरफ बढ़ा जो मैली दीवार पर ऊपर की तरफ सिमट रहा था। तारीख नुमा से उसने ऊपर का कागज एक झटके से अलहदा कर दिया और कहा, जरा नकाब हटाओ तो देखूं तुम्हारी शक्ल कैसी है। मैं हूं तुम्हारा आका, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा सब कुछ। 1 जनवरी की तारीख का पता उरियां हो गया। एक कहकहा बुलंद हुआ और उसने कहा, कल रात तुम फना कर दिए जाओगे।